हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवाम सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया कि 35.1 इसको हम दो टुकड़ों में जब बांट लेते हैं तो पता चलता है हमें कि एक पार्ट इसका टोटली नॉन निगोशिएबल है। उसके हाथ उस पर कोई टच भी नहीं कर सकता। और उसी चीज़ को देखते हुए ऑनरेबल जस्टिस बिक्रमनाथ जी ने कहा था सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता जी से, योर आर्गूमेंट आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे। यानी ये प्रूव हो जाता है कि आपने पे नहीं किया है तो आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने कैलकुलेशंस ले लिए थे, प्रूव तो हो जाएगा। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं इसमें हो सकता है कुछ लोगों को मिर्ची लग जाए, और खास करके उन लोगों के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक आरबीआई लाइन पे चिल्लाते रहते हैं। मैं बताऊंगा कि आरबीआई लाइन क्या थी, लेकिन पहले तो हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, आपका रेगुलेशन 35.1 ये सशक्त पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है और इसके दो पार्ट हैं। आज हम थोड़े हार्श भी होंगे और विनम्र भी होंगे, तो आज इन्हीं चीज़ों पे हम देखते हैं कि क्या आरबीआई लाइन कहाँ फिट होती है और रेगुलेशन 56 कहाँ फिट होता है। आज हम समग्र रूप में देखेंगे। ये जो लैंग्वेज है इसकी, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड, ये मैंने अलग ले रखा है एक पार्ट, और इसमें भी एक पार्ट है। यानी ये जो ऐसा पार्ट है कि इसमें कोई इफ और बट नहीं है। ये पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है, इसे कोई टच भी नहीं कर सकता सिवाय पार्लियामेंट के और माननीय कोर्ट के, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के, या फिर स्टेटरी बॉडीज बैंक कर सकती हैं भारत सरकार की अनुमति लेकर के, आरबीआई से कंसल्टेशन करके, और लेट बिफोर पार्लियामेंट के। यही रास्ते, और कोई रास्ते नहीं है। इसमें आईबीए और यूएफबीयू ताक झांक भी नहीं कर सकते। तो ताक झांक कहाँ कर सकते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये जो लाइन है पहले वाली, इस लाइन ने, इन शब्दों ने, ये इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन है। और इस लिटरल इंटरप्रिटेशन पर यह कहा था, योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशंस। ऑनरेबल जस्टिस बिक्रमनाथ जी ने केवल इस पर ही कह दिया था। कोई छीन नहीं सकता इसको, और ये निगोशिएशन में ये पार्ट जा ही नहीं सकता। अब सवाल यह है कि इसमें एक रेगुलेशन दे रखा 56, उसका नाम है रेजिड्यूरी प्रोविजंस। इस रेजिड्यूरी प्रोविजन कहते हैं, इन केस ऑफ डाउट इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज रेगुलेशंस रिगार्ड मे बी हैड टू द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स। यदि इनमें कोई अनएम्बिगुअस चीज है, समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, तो इन रूल्स को लगाने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए, सारे के सारे जितने भी हैं, कितने 56 ही है शायद, तो आप सीसीएस रूल 1972 का सहारा लोगे। तो क्या पहले वाला जो है, योर बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई एम्बिग्यूटी है? कोई एम्बिग्यूटी, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर है। इसमें यह रेगुलर 56 लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लगा सकते हैं यहां पर वेरेबर एप्लीकेबल पे, लेकिन जब कानून बनाते हैं और जो वर्ड जहां रखा जाता है उसका मतलब होता है सीधा सीधा ये एडिशनल पेंशन के बगल में आ रहा है कॉमा लगा के, तो ये इससे संबंधित है। ये भी क्लियर है। यानी पहले वाले लाइन में रेगुलेशन 56 लगाने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो वही अर्थ कहां निकलता है? एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1, ये मामला खराब हो गया। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं देगा। एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्मूली दे रखी है उसके अनुसार। अब देखना है कि फॉर्मूली कौन कौन सी और कहां से आएंगी। यहां तो दे नहीं रखी है, वो तो पर्टिकुलर समय के लिए दे रखी है, काम आएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जाएगा, बेस सेटलमेंट आता जाएगा, तो वो तो बदलनी पड़ेंगी सारी की सारी। तो यहां पर सीसीएस रूल 1972 का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जो ऊपर बात जो कही गई है अपडेशन की, वह सीसीएस रूल 1972 में कैसे होता है। तो पहली बात तो ये है कि 1972 में कोई भी पेंशन अपडेशन नहीं लिखा, लेकिन फिर भी होता है, दैट इज एम्प्लॉयड अपडेशन।
हमारे में तो लिखा हुआ है, उसमें नहीं लिखा हुआ है, इम्प्लाइड अपडेशन होता है। तो कैसे होता है? अब यहाँ इम्प्लीमेंटेशन, ये जो आपकी चीज़ है ये वाला, ये ऑपरेटिव मैकेनिज्म है, कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म के उसको कैसे लागू करना है। तो हमारे पास 3 तरीके हैं। यदि आपके पास कोई तरीका नहीं दे रखा है तो पहला यह है कि CCS 1972 में CPC का सहारा लेते हुए वहाँ का जो MF फैक्टर है वो पेंशनर को जाता है। हो गया अपडेशन। तो आपके पास ऐसी क्या चीज़ है? आपके पास हर 5 साल के बाद बेस सेटलमेंट आता है, और बेस सेटलमेंट में MF फैक्टर होता है। यानी इसके समानांतर करस्पॉन्डिंग मतलब ये है कि जब सिविल सर्विस रूल्स में CPC का मल्टीपल फैक्टर जाता है तो बैंकों के लिए बेस सेटलमेंट का जो फैक्टर है उससे इसका अपडेशन होगा। सीधा सीधा है। इस काम के लिए है रेगुलेशन 56, ये गाइडेंस देता है कि इसको आप ऑपरेट कैसे करोगे। और दोस्तों, एक RBI लाइन, भाई RBI लाइन है क्या? RBI लाइन, सिर्फ RBI लाइन कहने से अपडेशन हो जाएगा? स्मॉल कमेटी की मीटिंग होने के बाद ये सारे स्टेक होल्डर्स मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पकौड़ा खाते हैं, और चाय पकौड़ा की मीटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर को इतना ही कह करके कर देते हैं, पेंशन अपडेशन सारी भी डन और RBI लाइन। जब 1995 में RBI का कोई भी अपडेशन का फॉर्मूला नहीं था। 2003 में आया, 2008 में खत्म हो गया, यानी 2003 तक कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर 2019 में हुआ इनका। तो क्या 2019 में जो अपडेशन हुआ है, ये 1995 में RBI लाइन पे अपडेशन करने वालों को पता था कि 24 साल बाद इस प्रकार का फॉर्मूला आएगा, और इन्होंने 24 साल पहले बता दिया कि RBI लाइन कुछ भी नहीं है। RBI में कुछ मल्टीपल फैक्टर दे रखे हैं, वो तो कोई निकाल सकता है। फिर RBI लाइन ने कहने का मतलब क्या है? ये कुछ नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंट लोगों का जमावड़ा था। इन्होंने चाय पकौड़े खाए और अपने मुंह से किसी एक व्यक्ति ने निकाल दिया कि RBI लाइन ने डाल दिया। जब तुम्हारे में ऑलरेडी 35 में बंद था तो आपने RBI लाइन क्यों डाला? उस समय तो डाल नहीं सकते थे, क्योंकि अपडेशन तो बाद में नहीं हुआ। 95 में तो आपका 35 में बंद था, तो क्यों डाला आपने RBI लाइन? केवल और केवल वो होते हैं ना जो लोग गंभीर नहीं होते, नॉन सीरियस लोग जो होते हैं, नॉन सीरियस लोगों ने इसमें RBI लाइन डाल दिया। अब क्योंकि 2019 में RBI पर अपडेशन हो गया तो इनको बल मिल गया RBI लाइन, जबकि RBI का एक वर्ड भी आपके रेगुलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेगुलेशन 56 है वो ये कह रहा है कि यदि आपको इन पूरे के पूरे जो 55-56 जो प्रोविजन दे रखे हैं, रेगुलेशन दे रखे हैं, उनको लागू करने के लिए आपको CCS 1972 का सहारा लेना पड़ेगा। अब 35 में एक पोर्शन तो बिल्कुल क्लियर है, वहां तो रेगुलेशन 56 की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन डाउट कहां पर है? एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1, इसमें तो ये फॉर्मूला कहां से लागू है? तो भाई CCS रूल्स में कहां से आता है? वेतन आयोग से आता है। तो यहां भी कहां? बेस सेटलमेंट से आएगा। सीधा सीधा हिसाब है। इंटरप्रिटेशन तो यही कहता है, ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब रही RBI लाइन की बात, भाई क्या है ये RBI लाइन? व्हाट इज दिस? कौन लाया इस RBI लाइन को? कुछ नहीं है, ये चाय पकौड़ा खाने वाले इनकॉम्पिटेंट लोगों का एक डिक्लेरेशन है जिसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे पता नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी इसको माना या नहीं माना। मानते तो शायद इनके उसमें आ जाता रेगुलेशन में। 1995 के रेगुलेशन में इसका जवाब तक नहीं है। दोस्तों, इतना जबरदस्त इंटरप्रिटेशन होने के बाद, इतना मजबूत रेगुलेशन होने के बाद, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपडेशन में इधर उधर हो जाता है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे बहुत से आदमी जा चुके, हम भी चले जाएंगे, लेकिन बदनामी होगी बहुत ज़्यादा, न्याय संगत नहीं होगा, नेचुरल जस्टिस की हत्या होगी, और यह माना जाएगा कि ये न्याय नहीं है, अन्याय है, और बैंक पेंशनों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।